Good morning, students. Now we will continue with our third segment of the chapter, the rise of the nationalism in Europe. So, before this, we read about the revolutionaries and the conservatism after 1815. Hope you understood the whole segment. Now let's begin the age of revolution. Age of revolution, the time period is given here 1830 to 1848. Means like 18 years continuously how the war took place or revolution took place in European country. So let's begin the different because we know that the small countries are there in Europe and people were fighting. They were establishing like firstly the restoration of monarchy was there, and after that what was happening we'll see in this segment. So let's begin. The conservatism regime tried to consolidate their power. Liberalism, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो कंजर्वेटिज्म का जो रिजीम था, उनका जो शासन काल था, अब वो क्या कर रहे थे? कंसोलिडेट देयर पावर, अपनी पावर को बढ़ा रहे थे. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन. और साथ ही साथ क्या चल रहा था, क्योंकि क्लब्स मेंटेन थे तो लिबरलिज्म की भी और नेशनलिस्ट जो थे वो भी अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, अपनी एसोसिएशन बढ़ा रहे थे और रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. In the region of Europe such as Italy, Italian and German state. Mainly कहाँ पर था ये सेंटर? Italian और German state में. The provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. किस एरिया में? अगर आप मैप देखेंगे, you must see the map. So where you know about where is Ottoman Empire and Ireland तो आपका इंग्लैंड के आसपास दिखेगा आपको. पोलैंड आप लास्ट ईयर यू हैव रेड अबाउट. रशियन रीजन की तरफ आप जाएंगे ईस्ट की तरफ, देन यू कैन फाइंड आउट इट नियर जर्मनी. So from here, like the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland, and these revolutionaries were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class, elite among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle class. No need of saying again and again who was the revolutionary class. कौन थे रेवोल्यूशन कराने वाले? वही सब लोग थे. थर्ड एस्टेट के याद करेंगे, उन्हीं से ही एक स्पार्कल शुरू हुआ था जो सब जगह पर इस चीज को कंटिन्यू किए हुए था. तो ये लोग, क्योंकि ये लोग रिच थे, पैसे वाले थे और किसी भी फाइट के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो इनकी वजह से ही रेवोल्यूशन चल रहा था. The upheaval took place in France in July 1830. अब ये आपका रिवोल्यूशन के बाद का टाइम है. अपहीवल का मतलब होता है टोटली चेंज विच ब्रॉट बाय द रिवोल्यूशन क्लास. फ्रांस में जो बिल्कुल तख्ता पलट या काया पलट जो हुई, अपहीवल का मतलब होता है बिल्कुल चेंज कर देना, वो 1830 में फ्रांस से हुआ. द बर्बन किंग हु हैड रिस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1850 में क्या हो गया था, फ्रांस रिपब्लिक बना, फिर डिक्टेटरशिप में आया, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर वापस से कंजर्वेटिव्स आ गया. were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed constitutional monarchy. ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, फिर वापस से रिवोल्यूशनरी ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी विद लुई फिलिप. अब राजा कौन बना? लुई फिलिप. दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर. एंड इट एट इट्स हेड, मतलब उसको वहां का क्राउन दे दिया और अब फिर दोबारा से मोनार्की एस्टेब्लिश हुई. सो व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मेटरनिश वंस रिमार्क दैट द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार बहुत अच्छी सी कहावत बड़ी फेमस हुई थी कि मेटरनिश ने कहा एक बार कि अगर फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट थी. मतलब वट एवर द इंसिडेंट स्टार्ट फ्रॉम फ्रांस एंड इट स्प्रेड whole in Europe. So the July Revolution sparked uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. सो द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क. अब जुलाई रिवोल्यूशन मतलब स्पार्क का मतलब हुआ एक तरीके से चिंगारी लग चुकी थी. अपराइजन इन ब्रुसेल्स विच लेड द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. सो मतलब यहाँ तक बढ़ गया, ये बेल्जियम तक हुआ, जिसने कि बेल्जियम से आगे जो शुरू हुई वो यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड तक पहुंची.
So an event that mobilized the nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War Independence. अब ये पहुंचते पहुंचते कहाँ, क्योंकि आप देखेंगे मैप में ग्रीक बहुत दूर पड़ता है इन कंट्री से, तो ये वहां तक भी एक एजुकेटेड एलीट क्लास का मतलब हुआ, जो ये थर्ड स्टेट वाले जो रिच क्लास वाले लोग थे, अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि ग्रीक के वॉर इंडिपेंडेंस तक का इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट था। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ, क्योंकि ग्रीस क्या है, अगर आप ग्रीस का हिस्ट्री जानेंगे तो ग्रीस अपने आप में क्या कहा जाता है, वो यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहां से सिविलाइजेशन शुरू हुई, मतलब उसको सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में ही एक बहुत रिच कल्चर थी जो धीरे धीरे खत्म हुई। तो ऑटोमन एम्पायर, तो यहाँ पर यही मतलब है, यूरोप वाज द ग्रीक ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ग्रीस जो था वो कभी ना कभी ऑटोमन एम्पायर का एक छोटा सा पार्ट था सिंस 15th सेंचुरी। अभी किस सेंचुरी की बात हो रही है, 19th, यानी आज से 400-500 साल पहले की बात है। देन व्हेन इट वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, and the growth of revolutionary nationalist Europe sparked of a struggle for independence among the Greeks which began 1820। अब इससे क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी ने एक चिंगारी दिखा दी, किस चीज को दिखाई, मतलब ग्रीस में भी अपने को नेशन स्टेट की कैटेगरी में लाने के लिए लोगों में फाइट करने की स्पार्कल मिल गई। So nationalist Greece got support from the Greece living in exile and also from many West European who had sympathized in ancient Greek culture। तो इसमें क्या हुआ, नेशनलिस्ट इन ग्रीस, जो ग्रीस में जो नेशनलिस्ट थे उनको काफी सपोर्ट मिला, किसका, जो बाहर रहने वाले थे वो भी अब अंदर वापस आने शुरू हो गए, मैनी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, तो सबको सिंपैथी थी। क्यों थी सिंपैथी, इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization। lauded का मतलब है बहुत सारे पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने जो है ग्रीस की बड़ी तारीफें करी, उसकी एंशियंट कल्चर के बारे में इतना कुछ लिखा कि उसको क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, कि यूरोप में अगर कोई सभ्यता का केंद्र है, सिविलाइजेशन का सेंट्रल पॉइंट है, वो कौन है, ग्रीस। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, और ऐसे ही क्योंकि पेन जो है ना, यू नो दैट वन ऑफ द प्रोवर्ब दैट पेन इज माइटर देन सोर्ड, तो जो लिखा हुआ था वही लोगों के दिमाग में घर करके गया, और उन्होंने क्या समझा, यही चीज समझी क्या, कि पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर, तो लोगों को इसका सपोर्ट भी मिला, और ये खबरें कहाँ तक फैली, बड़ा दूर दूर तक फैली। So mobilize public opinion and support its struggle against Muslim empire, तो मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ इसको एक स्ट्रगल जो किया उसमें इसको फायदा हुआ। The English poet Lord Byron organized funds and later went the fight in war। धीरे धीरे जितने भी थे ये लोग इंग्लिश जो थे, इन्होंने क्या किया, फंड ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, और एक इनकी फाइट हुई, एक वॉर हुआ, वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, कौन, लॉर्ड बायरन, एंड इन फीवर इन 1824। फाइनली मतलब वॉर चलता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन की जाती है, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी है, अभी आप एक ट्रीटी वियना पढ़ के आए, दूसरी ट्रीटी है, तो ट्रीटीज भी याद रखनी है, हाउ मेनी ट्रीटीज वर देयर इन द चैप्टर, तो आगे भी बहुत सारी ट्रीटीज आएंगी। सो 1832 रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इतने साल के, यानी कि 21 से वॉर शुरू हुआ, 21 से इन्वॉल्वमेंट आ गई, 24 3-4 साल ठीक है युद्ध चला, और फाइनली 32 में आपका ट्रीटी साइन हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या बन गया, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन। So in this paragraph, what we have read, point to remember कि mainly क्या हो रहा था, जो एम्पायर का कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसमें कि कंजर्वेटिज्म था, और दूसरी तरफ लिबरल और नेशनलिस्ट जो थे वो अपने आप को रीस्टोर करना चाह रहे थे, और एक तरीके से पूरे यूरोप में इस चीज़ का स्पार्कल आ चुका था। ठीक है, वो थर्ड एस्टेट जो थे वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसमें कि बाद में इन्होंने लिबरलिज्म एस्टेब्लिश किया गया, फिर दोबारा से मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से गवर्नमेंट आई, जिसका किंग कौन बना, लुई फिलिप बना। लुई फिलिप ने
जो था इस चीज को आगे मतलब वो एस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को। फिर वहीं से नेशनलिस्ट की फीलिंग जो है पूरे यूरोप में पैनी, जिससे कि ग्रीस भी नहीं बचा। ग्रीस का अपना एक पुरानी सभ्यता संस्कृति थी और उसकी याद में लोगों ने वो भी वॉर में खड़ा हो गया। और वॉर में फाइनली क्या हुआ, 1832 को दे वन द फाइट एंड ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो टिल हेयर दिस वी रीड।